नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय की काफी बड़ी सुर्खियों में से एक है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा दीपावली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, जिसे देखते हुए राज्यों ने भी वैट की कटौती की। लेकिन अगर हमने उन तथ्यों को सही से जाना और सुना तो 5 रुपए के हिसाब से पेट्रोल पर, 10 रुपए के हिसाब से डीजल पर की गई इस एक्साइज ड्यूटी की कटौती से भारत सरकार को होने वाला है 45,000 करोड़ का घाटा। 45,000 करोड़ का घाटा, लगभग 0.2% ऑफ अवर जीडीपी इसकी वजह से होने वाला है। यह है कहना नोमुरा नाम से एक एजेंसी का, जो कि जापान की एजेंसी है, और उसकी कैलकुलेशंस का कहना है। आफ्टर ऑल ये होता क्या है, आज के सेशन में आप यही जानने वाले हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों को प्रभावित कौन करता है, और साथ ही साथ में वैट और एक्साइज ड्यूटीज क्या होती हैं, ये आज के सेशन में आप जानने वाले हैं। तो हाल ही में सेंटर के द्वारा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के अंदर 5 रुपए और डीजल के अंदर दिवाली से पहले की गई कटौती के कारण जो होने वाला घाटा है वो 45,000 करोड़ का होने वाला है, ऐसा नोमुरा नामक एक एजेंसी है जिसका प्रेडिक्शन है। तो आइए अब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि इस चर्चा में आपको ये कुछ तथ्य पता होने अनिवार्य हैं, जिसका अनुमान है कि 0.2% जीडीपी के अंदर इसकी वजह से कमी आने वाली है, साथ में महंगाई के अंदर भी कमी आएगी। क्या है इस बात के मायने, एक एक करके सारी बातें आपको सिखाएंगे, क्योंकि आज के सेशन में आपको यह सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी के कारण भारत में पेट्रोल अथवा डीजल के दाम बढ़ते हैं, या फिर यूं कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों पर क्या प्रभाव डाला जाता है। ठीक इसी प्रकार से राज्य के द्वारा पेट्रोल और डीजल के भावों पर पड़ने वाला प्रभाव भी आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी डिस्कस की जाएगी कि क्या केंद्र सरकार के प्रयासों से ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, अथवा राज्य सरकारें भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकती हैं। क्योंकि आज के सेशन में एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ आपको वैट भी जानना है, इसलिए हम आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया दिवाली तोहफा है, जो कि पूरे समय पर समझा। चलिए हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि जब हमारी गाड़ी में पेट्रोल अथवा डीजल डलने आता है तो उस समय पर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। हमारी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल डीजल सीधा ही सऊदी से या गल्फ कंट्री से ऐसे ही परचेज किया जाता है और सीधा गाड़ियों में डाल दिया जाता है, या कोई और प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। आइए एक बार इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम गल्फ नेशंस से, मेजॉरिटी गल्फ नेशंस से हम पेट्रोल को या फिर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं। जब हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो वो बैरल के हिसाब से परचेज किया जाता है। सामान्यतया एक बैरल के अंदर 159 लीटर तेल आता है। आपने अक्सर जो भाव सुने होंगे कि $80 प्रति बैरल के हिसाब से, लगभग इस समय 80 से 82 बैरल प्रति लीटर के भाव से 80 से $82 प्रति बैरल का भाव चल रहा है। तो बैरल का मतलब होता है 158 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप इसे 159 लीटर समझ के चलिए। तो कच्चा तेल सबसे पहले इंपोर्ट किया जाता है। कच्चे तेल को इंपोर्ट करने के बाद में यहां पर जो रिफाइनरीज हैं देश के अंदर, वो रिफाइनरीज यहां पर इसे अलग अलग प्रकार से रिफाइन करती हैं और इन्हें पेट्रोल और डीजल के अंदर सेपरेट कर देती हैं। इसके बाद में केंद्र और राज्य सरकार इसमें टैक्स मिला करके इन रिफाइनरी वाली कंपनियों से इसे परचेज करते हैं, और पेट्रोल पंप का जो जो इसके अंदर कमीशन होता है वो ऐड करके इसे आपको बेच दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार से यूं समझिए कि क्रूड ऑयल को सबसे पहले इंडियन पोर्ट तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद में क्रूड ऑयल को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां या फिर भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनियां, ऐसी कंपनियां इसे रिफाइनरी तक पहुंचाती हैं। रिफाइनरी में इसे प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किया जाता है, जिसमें से पेट्रोल को अलग, डीजल को अलग, केरोसिन को अलग अलग प्रकार से बांट दिया जाता है, और वहां से निकाल करके इसे डीलर्स के माध्यम से हम और आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो कुछ इस प्रक्रिया के माध्यम से पेट्रोल और डीजल हमारे पास पहुंचता है। साथियों, एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको यहां पता होना चाहिए, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, अगर हमने आपके सामने पेट्रोल और डीजल का भाव रखा
देखिए खरीदते हम बैरल के हिसाब से हैं। बैरल लगभग 80 से 85 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से हम लोग परचेज कर रहे हैं। जैसे देखिए आज का अगर आप भाव देखें तो ये रिसेंट का भाव है $80 प्रति बैरल के हिसाब से। अगर आप ऐसे देखें तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि 70 रुपए के आसपास अगर डॉलर चल रहा है तो हम ये पकड़ सकते हैं कि 5600 रुपए का हमने 159 लीटर तेल परचेज किया। आप ऐसे भाव निकाल लीजिए। सिंपल सा तरीका ये है आपके भाव निकालने का, यानी 160 के आसपास पकड़ सकते हैं। 16 दूनी 32, 32 दूना 64, लगभग आप इसके हिसाब से एक अंदाजा निकाल सकते हैं कि हम कितने रुपए के हिसाब से, लगभग 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हमें मार्केट के अंदर ये पड़ता है। फिर आने वाला टैक्स वैक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन शुल्क वगैरह मिलाकर के जब आप लेके पहुंचते हैं तो आपके पास में पेट्रोल पड़ता है रिफाइनरी से रिफाइन होने के बाद में। मतलब आपने मंगा लिया, उसको परचेज कर लिया, रिफाइन कर लिया, रिफाइन करने के बाद में आपको बेचने वाली अवस्था में इंडिया में रिफाइनरी से भारत सरकार को 47 रुपए में पड़ता है। या फिर यह समझिए कि भारत में बेस प्राइस उसका यह है, डीजल का बेस प्राइस 49.36 रुपीस है। अब ये जो बेस प्राइसेस हैं इन पर धीरे धीरे अब चीजें जुड़ती चली जाती हैं, जिससे जाकर के हमारा जो टैक्सेशन है वो लगभग इतने रुपए का पड़ता है, हमारा तेल इतने रुपए का पड़ता है, लगभग डबल से ऊपर हो जाता है ना, 2 पॉइंट कुछ टाइप से हो जाता है। इसमें सबसे पहली चीज जो जुड़ती है वो है माल भाड़ा, जो कि आपको लाने ले जाने के अंदर काम में लिया जाता है। इसके बाद में साथियों जुड़ती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और उसका नाम है वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। राज्य सरकारों के द्वारा इस पेट्रोल की प्राइस पर अपने लिए आमदनी, देखिए आपके लिए ही केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल नहीं मंगवाया है, आपकी हैसियत के हिसाब से। क्योंकि अगर आप गाड़ी रखते हैं तो इसका मतलब आप कमा रहे हैं। आपने गाड़ी इसीलिए परचेज की है क्योंकि आपके पास पैसा था। अब अगर पैसा था तो सरकार को भी कुछ तो दीजिए ना, क्योंकि सरकार आप ही से तो लेकर के देश के अंदर विकास कार्य करेगी। कोई सी भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब चाहते हैं कि इन पैसे के ऊपर यानी इस पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा के खुद का बैंक बैलेंस भरा जाए, ताकि उस बैंक के बैलेंस से राज्य अथवा देश में अन्य कार्य किए जा सके। तो राज्य सरकारें जो होती हैं, अब आप जरा यहां पर देखिए, अगर हम आपके सामने एक एवरेज वैल्यू लेकर के चलें तो जितना रुपए आपकी पेट्रोल की कीमत थी उतना ही राज्य सरकार के द्वारा अपने द्वारा इस पर टैक्स लगाया गया। एक हमने ये मान लीजिए दिल्ली का हमने ये फिगर ले रखा है, तो आप इसे देखें, दिल्ली सरकार के द्वारा जितनी कीमत थी लगभग उतना ही इस पर अपने लिए टैक्स वसूल लिया गया। अब ये जो टैक्स है, अगर कोई राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी इस वाले टैक्स को कम कर दे तो पेट्रोल के प्राइस ओवरऑल रूप से कम अपने आप हो जाएंगे। दूसरा इसमें मेजर पोर्शन होता है एक्साइज ड्यूटी का। एक्साइज ड्यूटी जो कि वसूली जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उस केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी में वसूले जा रहे हैं लगभग 33 रुपए। दिल्ली की प्राइसेस में अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा पेट्रोल में 5 रुपए की कमी की गई है, अर्थात यहां पर सीधा प्रभाव आपको इस जगह दिखाई पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से डीजल के अंदर इतना रुपया एक्साइज ड्यूटी था, राज्य केंद्र सरकार के द्वारा इसमें भी 10 रुपए घटाए गए, तो आपको सीधा प्रभाव यहां पर दिखाई पड़ जाएगा। अर्थात मेजर जो पोर्शन है वो पेट्रोल और डीजल के अंदर वैट है और वैट के अलावा एक्साइज ड्यूटी है। वैट और एक्साइज ड्यूटी में वैट जो है वो सीधा राज्य सरकारों के द्वारा लिया जाता है। मैं एक तथ्यात्मक जानकारी आपको वैट के बारे में भी दे देता हूं, चलिए थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए। साथियों अगर हम बात करते हैं वैट के बारे में तो आपको वैट के बारे में कुछ मैं फैक्चुअल जानकारी देता हूं, जिससे आपको कुछ बातें क्लियर होने लगेंगी। पहली बात तो यह है कि वैट की शुरुआत भारत में सबसे पहले कब हुई थी? यह हुई थी वर्ष 2005 में। भारत में जो वैट की शुरुआत है ये वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से 2005 में हुई थी। 2005 के बाद में अब तक अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पेट्रोल पर जो वैट वसूला जाता है वो वसूला जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा, और जो डीजल पर वैट सबसे ज्यादा वसूला जाता है वो वसूला जाता है राजस्थान के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्रमशः वसूला जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें, पहले तो आप ये समझिए एक्साइज
एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क के नाम से लिया जाता है। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। सिमिलरली वैट भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि लगाया ये प्रोड्यूसर पर जाता है, चुकाता भी प्रोड्यूसर है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जेब पर भारी हमारे ही पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली उत्पादक उसकी कीमतों को बढ़ा देता है, यानी उत्पादक के द्वारा कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इजाफा से मतलब यह हुआ कि हम लोगों के द्वारा ही हमारी ही जेब से उस पैसे को निकाला जाता है। जब इनकम टैक्स हम पर लगता है तो हमें ही चुकाना पड़ता है, दैट इज डायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्सेस। लेकिन अगर हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स मतलब किसी और वस्तु पर टैक्स लगाया, चुकाना हमारी जेब से पड़ रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अच्छा, तो आपने ये चीज सीख ली। तो हमने आपको क्या बताया, अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। साथियों, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। अगर हमको एक्साइज ड्यूटी के बारे में अंदाजा हो तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। एक्साइज ड्यूटी लास्ट 6 साल में 250% इंक्रीज हुई है। कितना परसेंट? 250% एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हुई है 2014 से लेकर के 2020 के बीच में। इसके क्या मतलब है, मायने क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। आज जो एक्साइज ड्यूटी आपने मेरे साथ यहां पर 32.9 रुपए और 31.8 देखी, जिसके अंदर 10-10 रुपए या 5 रुपए कम कर दिए गए हैं, आप जरा विचार करें कि 2014 में ये 9.48 रुपीज ही थी। आप हर साल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। 2019 में सबसे जबरदस्त इजाफा एक्साइज ड्यूटी पर किया गया था, जहां पर पेट्रोल पर मात्र 13 रुपए, डीजल पर मात्र 17 रुपए ही एक्साइज ड्यूटी थी। यह लगभग 3 गुना, लगभग 2.5 गुना एक्साइज ड्यूटी 2020 में बढ़ा दी गई थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ था साहब, 2020 में एक्साइज ड्यूटी में इतना जबरदस्त इजाफा क्यों हुआ था? और मैं एक बात और आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि सरकारों के पास में अभी भी कितना स्कोप बचा हुआ है। आप यह समझिए, अगर सरकारें यह समझती हैं कि हमने एक्साइज ड्यूटी घटा करके बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो अभी स्कोप 2014 के लेवल तक पहुंचने का बाकी है। अगर कुछ राज्य सरकारें आज भी यह डिमांड कर रही हैं, जैसे राजस्थान के सीएम के द्वारा डिमांड किया गया है कि केंद्र को एक्साइज ड्यूटी में और कटौती करनी चाहिए, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। 2014 में एक्साइज ड्यूटी के नाम पर डीजल पर मात्र 3.56 रुपए लगता था। आज ये 10 टाइम्स है। अगर ये 10 टाइम्स है और अगर हम यहां पर पकड़ करके चलते हैं तो ये कम से कम 7 टाइम्स है। तो अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है, यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में अगर सरकारें चाहें तो अभी भी कम से कम 18 रुपए की कटौती तो की जा सकती है, यानी कि हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 18 रुपए तक कम हो सकते हैं 2014 के लेवल तक अगर पहुंचा दिया जाए तो। ठीक इसी प्रकार से अगर आप यहां पर देखते हैं तो कम से कम 17-18 रुपए ही पेट्रोल के अंदर कम हो सकते हैं। इतना स्कोप अभी भी केंद्र सरकार के पास बचा हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, तो सर इतने प्राइसेस बढ़ाए क्यों गए थे एक्साइज टैक्स के नाम पर? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। बहुत बड़ा कारण यह था कि 2019 में जब कोरोना का आगमन हुआ, तो कोरोना के आने के बाद से पेट्रोल के जो डीजल भाव थे या जो कच्चे तेल के भाव थे, क्रूड ऑयल जिसे आप कहते हैं, उसके भाव $0 प्रति बैरल तक आ गए थे। कई जगह आपने देखा होगा, हमने कई जगह न्यूज में कवर भी किया था कि दुनिया की कई जगह तो ऐसी थी जहां पर यह कहा जा रहा था कि आप इन्हें ले जाओ क्योंकि रखने पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उनको स्टोर करने में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, निकाल लिया, अब इसे आप ले जाओ। यानी कि डॉलर के जो कच्चे तेल के भाव थे ये बिल्कुल नीचे टच कर गए थे। अब नीचे टच कर गए तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की यह मुसीबत बन गई कि अगर हमने कच्चे तेल के साथ साथ भाव नीचे घटा दिए तो लोगों को कम तेल की कीमतों की आदत पड़ जाएगी। लोगों को लगने लगेगा कि तेल की कीमतें इतनी कम भी हो सकती हैं, तो फिर वृद्धि करने में दिक्कत करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सरकारों के पास उन दिनों राजस्व के अंदर भी बहुत कमी थी। राजस्व में कमी क्यों हो रही थी? कमी इसलिए हो रही थी, कोरोना काल के अंदर इकोनॉमी पूरी तरह एकदम लेट गई थी, पसर गई थी। क्यों? क्योंकि भाई साहब उस समय कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया चल नहीं रही थी और सरकारों का जो मैक्सिमम खर्च हो रहा था वो स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा था। लोगों की आजीविका को बचाए रखने में जो खर्च हो रहे थे उन पर पैसे की आवश्यकता पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में अन्य प्रकार के जो कर थे, जिसमें से जीएसटी
जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है, उनके अंदर तो एकदम कटौती हो रखी थी और सरकार के पास में बचे हुए विकल्प में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर ही ये जो आपका लगने वाला वैट है, यही एक प्रकार का कारण बन पाया था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का अर्थ यह हुआ, सरकारों ने जो भी डीजल के अंदर या पेट्रोल के अंदर वैल्यू एडिड टैक्सेस और जीएसटी की वैल्यू बढ़ाई थी, माफी चाहेंगे, जो एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू बढ़ाई थी, वो अभी और कम करने की गुंजाइश है। अभी फिलहाल जो किया गया है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आपको पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पर केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का कंट्रीब्यूशन है, ये समझ में आ गया होगा। और चूंकि अब इकोनॉमी वापस अपनी पोजीशन पर आने लगी है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में अगर सरकारें चाहें, जनमानस चाहे, सरकार पर इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट किया जाए, तो आने वाले समय में इनके अंदर और कटौती लाई जा सकेगी, क्योंकि जीएसटी के अंदर कलेक्शन इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, अन्य प्रकार के जो टैक्सेस हैं उन पर भी कलेक्शन होने शुरू हो गए हैं। यह बात कहना सही है कि सरकार ने जिस समय जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़िया चल रहा है, एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन भी बढ़िया चल रहा है, तो लगभग 45,000 करोड़ का मुनाफा होता अगर साल भर ये टैक्स वसूल करते रहते। लेकिन अब चूंकि इन्होंने अपने द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, इसकी वजह से साल भर में जो अतिरिक्त 45,000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, उसके अंदर अब कमी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को यह व्याख्या पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ऐसा करने से किसानों को तो लाभ होगा ही, क्योंकि इस समय रबी की फसल की बुआई चल रही है, किसान अपनी फसलों को लेकर के बाजार जा रहा है, उसका तो फायदा होगा ही, और साथ ही साथ में जो अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं उनमें, यानी कि माल के ढोने में या वाहन में भी कीमतों के अंदर कमी आएगी, जिससे कि निश्चित ही महंगाई पर रोकथाम लगाई जा सकेगी। ऑलरेडी मैंने पेट्रोल और डीजल के भावों को लेकर कई वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ये मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। सारी क्लासेस, यानी कि सारी जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, वो यथावत अब से शुरू हो गई हैं। कल सुबह से आपको आरएनए का सेशन, रियल न्यूज एंड एनालिसिस का सेशन सुबह 8 बजे इसी चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 पर प्राप्त होगा। जरूर उसमें आप उपस्थित हों। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस पढ़ने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके हमारी जितनी भी पेड क्लासेस हैं या फ्री क्लासेस हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।